नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सफल करें, आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 2024 में कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हों, ऐसी मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो सीटेट में सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा है, उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर यहाँ हल करते हैं। तो हम उसी श्रृंखला की कड़ी में आज नया एक प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं और जिसमें कुछ मैंने नया ट्राई किया है, ये कि गद्यांश पद्यांश जो मैं अलग अलग देती थी वीडियोस में, वो मैंने कंबाइन कर दिया। यानी कि पहले जैसे गद्यांश है, फिर पद्यांश है, और सोचा तो था मैंने कि संस्कृत के भी कुछ प्रश्नों को रख दूँ, परंतु वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और मुझे अभी इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मुझे अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा, मैनेज करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जैसे 2 वीडियो मैं डालूँगी, एक आपका गद्यांश पद्यांश का होगा, एक व्याकरण से संबंधित होगा, तो उसमें आप जा कर के देख सकेंगे। अभी हम लोग गद्यांश पद्यांश को हल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उसमें जो है व्याकरण के प्रश्न होंगे, और उसमें मैं जो थंबनेल लिखा जाएगा नीचे आपका कोड जो लिखा जाता है उसमें मैं लिख दूंगी कि व्याकरण का रिवीजन या फिर संस्कृत गद्यांश पद्यांश का रिवीजन, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया, हर वीडियो में यही बताती हूँ, ये बहुत फ्रेश माइंड होकर के आप अभी अपनी तैयारी, क्योंकि आपका जो है 10-12 दिन 15 दिन जो 10-12 दिन जो आपके बच्चे हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसी 10-12 दिन में इतना ज़्यादा जोश होता है ना कि आप दुनिया भर की उधर पलट सकते हो। सच में बताएं कि जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है तो जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, बहुत तेज़ी से कैच करता है चीज़ों को। आपने देखा होगा कि पहले कुछ चीज़ें आपको जल्दी समझ में नहीं आ रही होंगी जब आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी बहुत फटाफट कैच करती होंगी, फटाफट आपका माइंड पढ़ने के लिए हर समय माइंड आपका लगा रहता होगा कि हाँ पढ़ लें, ये भी पढ़ने, प्रैक्टिस सेट लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिल करता होगा। तो ऐसा होता है कि जब आपका एग्ज़ाम टाइम नज़दीक होता है 10 से 15 दिनों में, जितना फास्ट आपका माइंड काम करता है उतना अन्य डेज में शायद नहीं करता है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा ना हो, ऐसा ना लागू हो। तो जो है आप अभी मतलब कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है कि जो 10-15 दिन है आपके, उसमें आप अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। तबीयत आपकी ठीक है, ठंड वंड से बढ़िया बचे रहिए, मोजा जूता सब पहन ओढ़ के प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हर सब्जेक्ट का, जो आप भी 5 है, जैसे आपका CDP हो गया, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज है, उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज है, उसके अलावा आपका जैसे मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स का, ठीक है, सोशल स्टडीज़ है वो पर्यावरण है तो पर्यावरण का, है ना। तो ये जो भी है मतलब सेकंड पेपर वाले जो हैं सोशल स्टडीज़ में चले जाएंगे, और फर्स्ट पेपर में आपका पर्यावरण मैथ ये हो जाएगा। तो पर्यावरण और मैथ, इन पर आप जो है इनका प्रैक्टिस सेट खूब ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि अभी जो है और बैक ईयर के पेपर, वैसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अभ्यर्थी होगा जो बैक ईयर का पेपर नहीं, क्योंकि हर अभ्यर्थी सबसे पहले यही सर्च करता है कि पहले कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप बैक ईयर के जितने भी पेपर हैं, अब तक जितनी बार परीक्षाएं हुई हैं, उनको आप सॉल्व करते चलिए। कहीं से आपको मैटर मिले तो आप बैक ईयर का पेपर पूरा सॉल्व करते चलिए, लगाते चलिए, तो उससे आपको प्रश्नों का स्वरूप पता चलता रहेगा, ठीक है। और अभी देखिए जो कुछ नई चीज़ें हैं ना, नई चीज़ों में आप टच मत करिए, उसके गहराई में घुसने का मत प्रयास करिए, क्योंकि देखिए जो व्याख्यायित करके आपका प्रैक्टिस सेट में भी आजकल लोग मतलब व्याख्या दे करके ही करते हैं, चारों ऑप्शन की व्याख्या करते हैं, तो वहाँ से आप मोटा मोटा उसको समझ पाएंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि अब इन 10-12 दिनों में आपको किसी भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक से पढ़ना जो है सार्थक नहीं होगा। आप अभी प्रैक्टिस सेट पर बस ध्यान दीजिए। जो भी चारों पांचों सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपने बिल्कुल नहीं टच किया उनका ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि इतने बजे ये लगाएंगे, इतने बजे ये लगाएंगे। हाँ, उसके अलावा मैराथन क्लासेस जो देते हैं बड़े बड़े कोचिंग वाले, उस मैराथन क्लासेस जो प्रतिष्ठित कोचिंग वाले हैं उनके मैराथन क्लासेस को देखिए, वहाँ पर देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ऐसे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। और रही बात हिंदी और संस्कृत अथवा इंग्लिश की, सेकंड लैंग्वेज के रूप में कुछ अभ्यर्थी ने हो सकता है संस्कृत इंग्लिश लिया हो, तो उनके लिए भी यही चीज़ है, पैसे भी इत्यादि आते हैं उसमें। तो आप क्या करिए कि उसमें
सबसे मेन क्या है सीटेट की परीक्षा में, सबसे मेन मुद्दा होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जो आप सीडीपी है ना, सीडीपी में आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो भी देखते होंगे कि आपको दो दो ऑप्शन सही लगते हैं, दो ऑप्शन सही हो लगता है, उसमें उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले है जो है पार्ट। तो उसमें आप सबसे पहला काम ये एक तो नहीं हाईलाइट करते चलिए, दूसरा ये है कि आप जो है प्रश्न पढ़िए और उसके ऑप्शन को 2 बार पढ़िए। एकदम फेस मतलब तुरंत आप हड़बड़ाइए नहीं प्रश्न देखते ही कि तुरंत आपने टिक मार दिया, नहीं। ऑप्शन को 2 बार पढ़िए, उसके बाद जो आपको सटीक लग रहा हो उस पर आप टिक करिए। इस तरीके से करिए, थोड़ा रिलैक्स होकर अगर आप जवाब देंगे तो आपका बल्कि ज़्यादा टाइम बचेगा। और हड़बड़ी में करेंगे फिर हड़बड़ा जाएंगे, फिर आप ढूंढने लगेंगे तो वैसे नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ जो आपका लैंग्वेज वाले हैं पार्ट 30-30 नंबर के, चाहे हिंदी हो अथवा संस्कृत हो या इंग्लिश, तो उसको उसमें पैसिव इत्यादि जैसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं, आपका संस्कृत है इसमें गद्यांश पद्यांश, तो इसमें आपका भी समय लगता है। क्यों समय लगता है? पहले आप पूरा गद्यांश पढ़ते हो, फिर प्रश्न बनाते हो, फिर जो है प्रश्न पढ़ने के बाद फिर आप गद्यांश पर जाते हो, उसका प्रश्न ढूंढते 2 बार 3 बार कई बार गद्यांश पढ़ना पड़ जाता है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर आप समय कैसे बचाएंगे? यहाँ पर पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर गद्यांश पद्यांश को पढ़िए। जब आप प्रश्न पढ़े रहेंगे ना तो आपके माइंड में रहेगा अच्छा यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया, फिर उस लाइन पर जहाँ आप पढ़ रहे हो, जहाँ लग रहा है आपको कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया, तुरंत प्रश्न पर आइए और देखिए वो ऑप्शन उत्तर मिल रहा है, तुरंत उसको टिक करते चलिए। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपका अच्छे कम समय में आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा हम जो है विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ नहीं बताएंगे। आप सभी समझदार हैं, सभी बीएड हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि आप बीएड हैं तो भाई इतनी सेंस होगी। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो मुझे देख रहे होंगे इस टाइम, जिनका माइंड बहुत अच्छा होगा, हमसे 4 गुना 10 गुना अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, तो उनका भी हर किसी व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है ना। तो ये भी हो सकता है, हालांकि मैंने जो बताया ये मेरा अनुभव था, यदि आप पर ये लागू होता है तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए जो है हम लोग ऐसे निर्देश दिया रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस टाइप का कुछ संस्कृत में आपको लिख के आएगा। अच्छा हाँ, ये दूसरी चीज़ ये कि आपका जो प्रश्न होगा वो संस्कृत में ही होगा। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश में तो वो संस्कृत में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि संस्कृत का पेपर है। ठीक है, तो हम लोग चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पर परिच्छेद पर और पढ़ते हैं। विद्या शब्दः ज्ञानस्यैव अपरं नाम। मैंने क्या बताया था? गद्यांश पद्यांश पहले पढ़ने से पहले आपको प्रश्न पर आना है। ठीक है, मैंने यही बताया था ना, गद्यांश पद्यांश को पढ़ने से पहले आपको प्रश्न पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऊपर परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और 15 तक के प्रश्नों को, 11 से 15 तक के प्रश्नों को, यानी 5 प्रश्नों के उत्तर जो है दीजिए उसी गद्यांश से। पहला 11वां प्रश्न है कि प्रयुक्त परिच्छेद का शीर्षक क्या है। विद्या कितने प्रकार की होती है, माइंड में रखिएगा मोटा मोटा। ठीक है, उसके अलावा अमृत की प्राप्ति किससे होती है, अमृत की प्राप्ति किससे होती है। 14वां मोक्ष मार्ग किससे प्रशस्त होता है। और 15वां भर्तृहरि का मतव्य क्या है। अब ये पढ़ लिया तो जब आप जो है अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तुरंत आकर प्रश्न का उत्तर लगा दीजिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। विद्या शब्दः ज्ञानस्यैव अपरं नाम। विद्या शब्द ज्ञान का दूसरा नाम है। अपरम मतलब होता है दूसरा नाम है। वेद्यते अनन्या इति विद्या। वेदते अनन्या, जो दूसरे को वेदित करे, सीख दे, वही क्या है? विद्या है। चलिए, इत्यस्मिन् विग्रहे ज्ञानार्थकात् विद धातोः निष्पन्नः विद्या शब्दः स्वगौरवं प्रकटयति। इत्यस्मिन् इस प्रकार, विग्रह से, ज्ञानार्थात ज्ञान के अर्थ से, विद धातु ज्ञानार्थात ने विद धातु से निष्पन्न विद्या शब्द स्वगौरव प्रकटित। विद्या शब्द ज्ञान विद धातु से निष्पन्न है और यह शब्द गौरव अपने गौरव को प्रकट करती है। ज्ञानार्थ के लिए, ज्ञानार्थ से विद धातु से निष्पन्न विद्या शब्द अपना गौरव प्रकटित करती है। अस्मिन् संसारे, यानी इस संसार में,
अस्मिन असारे संसारे, इस संसार में बहूनि बहुत सारे वस्तुएं विद्यन्ते हैं, किंतु यादृक् इसके जैसा यादृक् जैसे विद्यायाः सर्वविध वैशिष्ट्यं वर्तते न तदिक्रन्यः वस्तुना, लेकिन जैसे विद्या को सर्वविध वैशिष्ट प्राप्त है, उस प्रकार न तदन्यास वस्तुना उसके समान कोई अन्य वस्तु नहीं है। अगला कहा है किम सत इति ज्ञानम विद्याया एव राजते। किम सत से असत तक के ज्ञान को ही विद्या जायते, इससे विद्या का ज्ञान उत्पन्न होती है ना। विद्या एवं मनुष्याणाम, विद्या मनुष्यों को अज्ञानम नाशयन्ति, विद्या मनुष्यों के अज्ञान को नाश करती है। ज्ञानम चा प्रस्फुटति, और ज्ञान को फैलाती है, ज्ञान को उजागर करती है। अनन्या एव सर्वे जनान्ति यत् कः धर्मः, इसके अलावा एव सर्वे जनान्ति सभी जानते हैं, यत् की कः धर्मः कः अधर्म, इसके अलावा सभी जानते हैं कि कौन धर्म है और क्या अधर्म है। किम पुण्य क्या पुण्य है, किम पापम इति और क्या पाप है। अखिल अपि ब्रह्मांडे, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईदृशी कापि वस्तु नास्ति, इसके समान कोई वस्तु नहीं है। यत विद्याया, जिस विद्या की समानता कर्तुम कर सके, यानी इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो विद्या की समानता कर सके। विद्या एकदम इंसान को सत्य से असत्य की ओर ले जाती, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है, और इसकी महत्ता इतनी है कि इसके समान संसार में कोई दूसरे वस्तु नहीं है। आगे के पैराग्राफ में कर रहा है भर्तृहरि कवि हैं। भर्तृहरि के अनुसार विद्या विहीना पशु इति सुस्पष्टमेव विद्या। भर्तृहरि ने कहा कि विद्या विहीन पशु होता है, यानी जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं होती वह पशु होता है। इस प्रकार से सुस्पष्टमेव विद्या, इसी प्रकार से विद्या को स्पष्ट किया। फिर कहा कि इस प्रकार से विद्या के अर्थों को स्पष्ट किया। विद्या वैशिष्ट्यम प्रतिपादम, इस प्रकार से ही विद्या के वैशिष्ट को प्रतिपादन किया। परा इति भेदेन सा विद्या, परा और अपरा इस प्रकार से भेदित है वह विद्या, यह विद्या। दुविधा वर्तते, परा विद्या इस प्रकार से भेद करने वाली विद्या। दुविधा वर्तते में दुविधा है। तत्र चा परा विद्या ब्रह्म विद्यते निगद्यते, तत्र वहाँ और परा विद्या ब्रह्मा विदेति निगद्यते। लोके अस्मिन् प्रायः सर्वे एव विद्वांसः, इस संसार में प्रायः सभी ही विद्वान कामयन्ते, विद्वान होने की कामना करते हैं। यत् कथमपि मोक्ष प्राप्ति भवेत्, लेकिन किसी को ही किस प्रकार मोक्ष का प्राप्ति हो। भगवती श्रुति ही रीते ज्ञानान् मुक्ति, भगवती श्रुते ज्ञानानि रीते ज्ञानानि मुक्ति इति प्रकारेण ज्ञानस्य एव मोक्षो पायता वदति। विद्या च ज्ञानफलयो अतो विद्याया मोक्ष पायता सर्ववादिस्मृता विद्यते। आगे देखते हैं। विद्या एव संसार दवानल दग्धस्य जन्म मरण प्रवाह पतितस्य मनुष्यस्य कृते मोक्षदायिनी वर्तते। विद्या जो है वो संसार में दग्धान जन्म मरण और प्रवाह पतित मनुष्यों के लिए मोक्षदायिनी है। तथा चा और सा विद्या व विद्या या विमुक्तते, विद्या मुक्ति देती है। इति सूक्ति विदुषाम मनसि
समुल्लसति। यह सूक्ति विद्वानों के मन में सम्मिलित है। आगे देखिए, विद्यायाः अमृतम श्नुति। विद्या अमृत के समान है। इति श्रुतिवाक्यम अपि विद्यायाः एव अमृत पदवाच्यस्य मोक्षस्य प्राप्ति भवति। ऐसा सुना जाता है कि विद्या ही अमृत पद वाच्य मोक्ष प्राप्ति है। इति सूचयति। ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि उपर्युक्त परिच्छेद का शीर्षक क्या है। तो उपर्युक्त परिच्छेद का शीर्षक है विद्या। विद्या के बारे में यहाँ वर्णन हुआ। केंद्र बिंदु क्या है? विद्या। विद्या कैसी है, विद्या क्या करती है, संपूर्ण हमने पढ़ा कि विद्या के ही बारे में वर्णन है। तो आप देख लीजिए, केंद्र बिंदु जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई हो वही उसका शीर्षक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब आपको देखिए कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि विद्या कितने प्रकार की होती है। तो आपने पढ़ा होगा परा अपरा विद्या। तो 2 प्रकार की होती है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है अमृत की प्राप्ति किससे होती है? स्वर्ग से, विद्या से, समुद्र मंथन से अथवा चंद्रमा से। तो अमृत की प्राप्ति अभी आपने नीचे वाली लाइन में पढ़ा है कि यही विद्या जो है अमृत की प्राप्ति कराने वाली है। तो आपका विद्या से होती है। अमृत की प्राप्ति किससे होती है? आपकी अमृत की प्राप्ति आपकी विद्या से होती है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 14। अब बहुत लोग लगा देंगे समुद्र मंथन से, लेकिन वहाँ पर आपको पैराग्राफ में देखना है कि पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। रियलिटी तो है कि अमृत की प्राप्ति समुद्र मंथन से ही हुआ था, लेकिन वहाँ पैराग्राफ में क्या कह रहा है उसी ऊपर निर्देश भी दिया गया है पैराग्राफ से उत्तर छाट करके। तो पैराग्राफ में बताया कि यही विद्या अमृत की प्राप्ति कराती है। तो आपका विद्या ही यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, मोक्ष मार्ग किसने प्रशस्त होता है? मोक्ष का मार्ग किससे प्रशस्त हो? ज्ञान से, स्तुति से, विद्या से अथवा भक्ति से। तो मोक्ष और अमृत ये दोनों के लिए कहा गया कि विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। भर्तृहरि मतव्य है विद्या से अमृतता मिलती है, विद्या से मुक्ति मिलती है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, पशु विद्या रहित होता है। देखिए ऊपर की ही लाइन में लिखा है कि पशु विद्या रहित। ये देखिए ऊपर की लाइन में भर्तृहरि की विद्या विहीना पशु हो। पशु विद्या से विहीन है, यानी पशु विद्या से विहित है। और जो मनुष्य जो है विद्या नहीं प्राप्त है वो पशु के समान है। ऐसा भर्तृहरि ने कहा था, आपने ऊपर के परिच्छेद में ही देख लिया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। और ये रहा गद्यांश के प्रश्न। आगे जो है पद्यांश पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन पर हम लोग फोकस करेंगे। कुछ पद्यांश दिया गया है और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पद्यांश को पढ़ता है। मड़ी मड़ी सड़ोलीढ़ा समर विजयी है तिदलितो मद छीड़ो नागा सरदि सरिता श्यान पुलीना कला से सचंद्रा सुरति मृदिता बाल बनीता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थि सुजना कर्मणि सड़ोलीढ़ा। जो मणि होती है वो कसौटी पर कसने के, सड़ोल लीड़ा कसौटी पर कसने पर भी उसमें क्या आती है? चमक आती है, तेज आती है। वो निम्न नहीं होती उसकी, बल्कि और चमक बढ़ जाती है। समर विजयी है तो दलितो हो। समर में जो विजयी होता है वो बहुत ज़्यादा बाणों से घायल होने पर भी जो समर में विजयी होता है वो श्रेष्ठ होता है। मदद छीणो नागा, मद के क्षीण होने पर भी हाथी श्रेष्ठवान होता है। शरदि सरिता, और जो सरिता है वो शरद ऋतु में भी पुलिन शुष्क होने पर भी अपनी शोभा को नहीं छोड़ती हैं। कला से सचंद्रा,
एक शेष चंद्रा जो रात्र में कला शेष जो एकमात्र ऐसे त्रिकोणी हंसिया की तरह चंद्रमा निकलती हैं, वो भी सुशोभित होती हैं, भले वो पूर्ण नहीं होती हैं, निम्न होने पर भी सुशोभित होती हैं। और सूरत दुरता बाल वनिता जो स्त्री, जिस स्त्री की अभी अभी शादी हुई है और तुरंत शादी हुई है, ऐसे स्त्री भी मर्द के द्वारा मर्दित स्त्री भी सुशोभित होती है। तर निम्ना, ये सब निम्न होने पर भी, गलित होने पर भी बहुत ज़्यादा सुशोभित होते हैं। गलित विभुश्च अर्थेषु जनेषु, और बहुत ज़्यादा ये लोग सुशोभित होते हैं। इनकी निम्नता भी शोभा को इनकी बढ़ाती है। तो यहाँ पर हम लोग आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या देखें, उपर्युक्त अवतरण को ध्यान में से पढ़िए तथा क्रमांक 1 से 56 तक के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपने उत्तरण पढ़ लिया और हमने इसकी व्याख्या भी कर दी। हालांकि ये थोड़ा टफ हो सकता है, लग रहा हो आप लोगों को। इतना टफ वाला नहीं पूछते हैं, आपको बहुत इजी से लोग पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है कि वह कौन सी वस्तु है जो साड़ पर रगड़ने पर अधिक सुंदर हो जाती है। तो मैंने बताया था कि आप मड़ी को जब उस कसौटी पर कसते हो तो अत्यंत सुंदर हो जाती है। अब चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि शरद ऋतु में सूखे किनारे वाली नदी कैसी लगती है? बहुत सुंदर लगती है, अत्यंत भयंकर लगती है, श्रीहीन लगती है, रत्नों को उत्पन्न करती है। तो शरद ऋतु में सुंदर लगती है, जो आपकी शरद ऋतु की नदी का किनारा होता है ना, वो शुष्क होने पर भी अत्यंत सुंदर लगता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि रति क्रीड़ा में मर्दित बाल वनिता श्रीहीन हो जाती है, बहुत सुंदर लगती है, लज्जा से उत्प्रोत रहती है, बहुत आनंदित है, नहीं बहुत सुंदर लगती है। क्या होती है? बहुत सुंदर लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आपने उसमें देखा भी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 59 पर। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि नष्ट संपत्ति वाले कौन से व्यक्ति सुशोभित होते हैं? नष्ट संपत्ति वाले कौन से व्यक्ति सुशोभित होते हैं? जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई है, ऐसे विद्वान भी क्या होते हैं? वो सुशोभित होते हैं। ठीक है, भले ही उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन वो जहाँ बैठेंगे अपने ज्ञान देंगे तो भी वो सुशोभित होते हैं। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो अभी हम लोगों ने गद्यांश और पद्यांश किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, इनको देखा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई कमी रह रही है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसके बाद, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, प्लस नौकरी और बच्चे, इन सब चीज़ों के साथ में कुछ टाइम निकाल कर वीडियो शूट करके डालती हूँ आप लोगों के लिए। तो यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई कुछ कहीं, मतलब देखिए मानवीय भूल हो सकती है कहीं भी, इसी से भी हो सकता है कभी कभी। एक तो पहली बात यही मुझे लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, कई बार जुबान लड़खड़ा जाती हैं। तो मैं सिर्फ फास्ट इसलिए बोलती हूँ ताकि जो आप लोगों का, देखिए डाटा की समस्या, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको डाटा की भी समस्याएं हैं, इतना नहीं है उनके पास कि वो अपना करवा सकें। अभी भी भारतवर्ष में हमारे कई ऐसे केस हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हमने ध्यान में रखकर, थोड़ा मैं सोचती हूँ कि अपनी बात भी रख दूँ और डाटा भी बच जाए, आपका समय भी बच जाए और आपको समझ में भी आ जाए। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं ये वीडियो शूट करती हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को कभी ज़बान लड़खड़ाने पर कोई शब्द इधर उधर हो जाते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा आप इग्नोर करिएगा। और आपको यदि मेरे कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।